नमस्कार। कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ की व्याख्या। लेखक जाबिर हुसैन। लेखक परिचय। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। हिंदी उर्दू में इनके 2 दर्जन से ज्यादा किताबें प्रकाशित है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और चित्र में नवीन है। प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। मतलब सालिम अली की मृत्यु से लेखक को बहुत दुख हुआ था और उसी दुख की अभिव्यक्ति आपको यहां मिलेगी। लेखक जाबिर हुसैन के हर वाक्य में कलात्मकता है। वे अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने इस पाठ में उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो आइए पाठ की व्याख्या की ओर चलते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहां संभव है। सालिम अली अब नहीं रहे। उनकी शव यात्रा पर लेखक के मन के विचार यहां प्रस्तुत है। सुनहरे पक्षियों के पंख पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। एक समूह जा रहा है। यह सपनों को सांवले रंग का माने काले रंग का कहा गया है क्योंकि पक्षी जगत से संबंधित, प्रकृति से संबंधित सालिम अली के जो भी सपने थे वे सभी मौत के अंधेरे में अब खो जाएंगे। इसीलिए इन्हीं अधूरे सपनों को लेखक ने सांवले सपने कहा है। जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। सालिम अली के साथ साथ उनके सपने भी मौत की वादी की ओर जा रहे हैं। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता क्योंकि वे अब एक वन पक्षी की तरह जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोदी में जा बसे हैं। जी हां, ये पक्षी प्रेमी मौत की गोद में जा बसे हैं, प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहां संभव है। मतलब मौत पर किसी का बस नहीं चलता। इस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। मतलब उनका शव कंधे पर उठाए लोग आगे जा रहे हैं। ये उनका आखिरी सफर है। ये उनकी अंतिम यात्रा है और ये यात्रा अंतहीन है। सालिम अली को ले जाने वाले अपने जिस्म की हरारत मतलब शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। अब तो बस उसकी यादें ही बची है। लेखक ने सालिम अली की तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। ये पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता है, ना ही वो अपने सपनों के गीत दोबारा गा सकता है। अर्थात सालिम अली जैसे पक्षी विज्ञानी इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। हाँ, सालिम अली इस बात से दुखी तथा नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरफ देखते हैं। मनुष्य प्रकृति और उसके अन्य अंगों माने जंगलों, पहाड़ों, झरनों, तालाबों और यहां तक कि पक्षियों को भी प्रकृति की नजर से नहीं देखते हैं। वे इन सबको मनुष्य की नजर से देखते हैं जो सालिम अली के अनुसार उचित नहीं है। उनका मानना है कि ऐसा मनुष्य इन पक्षियों के मधुर संगीत और झरनों के पानी की मधुर धुन का अनुभव ही नहीं कर सकता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य प्रकृति को महसूस नहीं करता। सालिम अली के अनुसार उसे इन सबको प्रकृति की नजर से देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मतलब वे एक अत्यंत भावुक व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के अनेक ऊबड़ खाबड़ माने उतार चढ़ाव का सामना किया। मिथक का मतलब है पौराणिक या परंपरागत कथा जो किसी संस्कृति आदि से जुड़ी हो और जिसे लोग मानते हैं कि किसी वक्त ऐसा हुआ था। तो सालों बाद जब सालिम अली के बारे में सुनेंगे
तो उनको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई था जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की खोज और सुरक्षा के प्रति समर्पित कर दिया था। इसलिए यहां सालिम अली को मिथक कहा गया है। लेखक आगे हमें कृष्ण भूमि वृंदावन की ओर लेकर जा रहे हैं। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक कहते हैं कि वृंदावन में पता नहीं कब भगवान कृष्ण ने रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। यमुना नदी का सांवला पानी याद दिलाता है कि यही बालक कृष्ण ने काली मर्दन किया था, कदम्ब के नीचे मित्रों के साथ खेलते थे और बगीचों में गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। ये सभी मिथक है, इनकी प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है। फिर भी आज भी लोग वृंदावन की ओर खींचे चले जाते हैं। पूरा वृंदावन आज भी कृष्णमय है। तो इस तरह कितने सारे मिथक है जिनकी प्रामाणिकता माने जवाब हमारे पास नहीं है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। वे पक्षियों की खोज में दूर दूर तक जाया करते थे। वे दूरबीन का बाइनोकुलर्स का प्रयोग दूर दराज बैठे पक्षियों के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए प्रयोग करते थे। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था, माने पागलपन। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी, लेकिन अंतिम समय तक मौत तो उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। हां, उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उनके पक्षी प्रेम के कारण उनको बर्ड वॉचर का नाम दिया गया। उनकी नजरों में प्रकृति को बांध लेने का जादू था। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। जिस बारीकी से वे प्रकृति की खोज करते थे वैसे कोई नहीं कर पाता था। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यभरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। जी हां, इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। तहमीना सालिम अली की सहपाठिन थी। बाद में वे सालिम अली की जीवन संगिनी बनी। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे। गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, किसान परिवार से थे। प्रकृति और जमीन का मूल्य वे जानते थे। उन्होंने जब जाना कि रेगिस्तानी हवाओं से केरल की साइलेंट वैली के असंख्य जीव मर जाएंगे तो वे भावुक हो गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। ऐसे प्रकृति प्रेमी अब नहीं बचे हैं। इसलिए लेखक अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि अब कौन बचा है जो एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो पक्षियों की वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था द फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गोरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे। उन्होंने कविताएं भी लिखी है, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। उनका सारा समय
अपने आसपास की पर्यावरणीय गतिविधियों को जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में बीतता था। उनकी छत पर बैठने वाली गोरिया के साथ ही उनका अधिकतर समय बीतता था। इसीलिए फ्रीडा ने ऐसा कहा, जटिल प्राणियों के लिए माने इंसानों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। पहेली माने कोई ऐसी बात जिसके बारे में बताने में बहुत सोच विचार करना पड़े, मतलब साधारण मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मनुष्यों से ज्यादा प्रकृति और पक्षियों के साथ बिताया है। बचपन में सालिम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। घायल चिड़िया को देखकर उनका मन द्रवित हो गया। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे चिड़िया की सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए और धीरे धीरे उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज तथा उसकी रक्षा के उपायों में लग गए और वे पक्षी प्रेमी बन गए। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, मतलब दोनों ने प्रकृति की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। दोनों के जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट थे। दोनों ने अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में लगा दिए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाग सागर बनकर उभरे थे। टापू का मतलब है आइलैंड, द्वीप, माने जमीन का वो भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है, ना ही उसकी गहराई को नाप सकता है। सालिम अली सागर की तरह ही थे। उनकी खोज कोई विशेष क्षेत्र में सीमित नहीं थी। उनकी रुचि संपूर्ण पक्षी जगत के लिए थी। वे प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाग सागर सा बन जाना चाहते थे। भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी, मतलब उनका स्वभाव घूमते रहने का था, जानकारी इकट्ठा करते रहने का था। यायाव माने जो यात्रा करता रहता है, घुमकट स्वभाव वाला। लेखक को लगते हैं कि वे आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं, माने खोज में निकले हैं। उनकी मृत्यु नहीं हुई है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि लेखक का सालिम अली के प्रति कितना अटूट प्रेम था। लेखक ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि सालिम अली अब हमेशा के लिए जा चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। लेखक को लगता है कि वे आज भी गले में लंबी दूरबीन लटकाए पक्षियों की खोज में निकले हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब तक सालिम अली नहीं लौटते, क्या ऐसा मान लिया जाए कि वे चले गए हैं? लेखक को उम्मीद है कि वे लौट आएंगे। इसलिए लेखक पाठ के अंत में कह रहे हैं कि सालिम अली, तुम लौटोगे ना, क्योंकि उनके लौटने की लेखक को आज भी उम्मीद है। लेकिन यह असंभव है। इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं और इसी सच्चाई से लेखक की आंखें नम है, उनकी आंखों में आंसू है। पाठ की पूरी व्याख्या के बाद देखते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत 7 प्रश्न हैं और रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत 1। उन सभी का उत्तर आप यहां पा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? उत्तर, फॉल ऑफ ए स्पैरो। द्वितीय सवाल, अपनी रहस्यमयी दुनिया को बनाने में सालिम अली को किसने काफी मदद पहुंचाई थी? उत्तर है तहमीना ने। सालिम अली के अनुसार पक्षियों को किसकी तरह देखना चाहिए? उत्तर, प्रकृति की तरह। सालिम अली की आंखों पर हमेशा क्या छटी रहती थी? उत्तर, दूरबीन। तो इस तरह व्याख्या, प्रश्नोत्तर और एमसीक्यू के बाद आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।